सो हेलो एवरीवन, आज से क्या है कि मैं एक सीरीज चलाने जा रहा हूं जिसमें कि मैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स और साइंस इसके सारे टॉपिक्स क्लियर करूंगा सेकंड टर्म में जो आने वाले, मतलब 2021 और 2022 में जो आने वाले, जो इस साल आएंगे। ठीक है, सेकंड टर्म के लिए मैं सारे टॉपिक्स क्लियर करूंगा मैथमेटिक्स और साइंस के। और ये जो टॉपिक्स मैं ले रहा हूँ ये एनसीईआरटी सपोर्टिंग मटेरियल और जो सैंपल पेपर उससे लिए मैंने सारा चैप्टर कवर करा सही से। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे इनके, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे सपोर्टिंग मटेरियल को, असाइनमेंट को या कहीं के भी, वो सारे कंप्लीट करवाऊंगा जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे। जब सारे टॉपिक्स मैं एडवांस तक सारी चीजें कराऊंगा, चाहे वो बेसिक से बेसिक क्यों ना और एडवांस से एडवांस क्यों ना हो। तो ये वीडियो शेयर कर देना जितने भी आपके दोस्त हैं, जो आपके अच्छे दोस्त हैं उन्हें तो करने ही करना, और जो बेकार है उन्हें भी कर देना। ठीक है, वीडियो के तहत। तो चलो मिलते हैं फिर वीडियो में, चलो पढ़ाई करते हैं। जो है हम चैप्टर नंबर 5 कवर करेंगे 10th क्लास का, जो कि सेकंड टर्म में आ रहा है। तो चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, हिंदी वाले देख लेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो आज इस चैप्टर के बारे में सही से डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या है, कैसे है, क्यों है। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं कि जो बेसिक्स होंगे इसके, वो मैंने 4 चैप्टर में करवा दिया, तो वहां जाकर पहले 4 चैप्टर वाली वीडियो देख लेना, वहां से बेसिक आप कर लेना। बाकी फिर अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, जो कि ये रहा, देखो, जो कि आपके सेकंड टर्म में आएंगे। पहला टॉपिक ये रहा, डॉबेराइनर स्ट्राइड्स, डॉबेराइनर का ट्रिक। फिर दूसरा जो टॉपिक है वो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मतलब न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। फिर जो तीसरा टॉपिक है वो है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के गुण और कमियां। और फिर उसके बाद आएंगे द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। फिर आएगा लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, वो ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रावर्ती, कि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा बन गया था तो उससे हमने क्या क्या चीजें सीखी, क्या क्या अडॉप्ट करी है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। इस जो सेकंड टर्म में आपके आ रहा है 10th क्लास में, वो पूरा चैप्टर आ रहा है ऑलमोस्ट, तो पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कराएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, पहले वाले भी और फिर पीछे के एक्सरसाइज, वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि चैप्टर पूरा आ रहा है एकदम। तो वो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट और हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराऊंगा। तो चलो चैप्टर स्टार्ट। तो ये रहा चैप्टर आपके स्क्रीन के ऊपर, तो दिल थाम के बैठिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं इसमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही मजा आएगा। काफी सारे साइंटिस्ट आएंगे, वो आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे कि हाँ भाई मैं ठीक था, मगर एंड ऑफ द डे सारे बेकार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, चलो शुरू करते हैं। और कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिए, क्योंकि नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना अच्छे से, तब जाकर एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर में पूरा एलिमेंट, अच्छा पहले मैं बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश में मैं दोनों में समझाऊंगा, हिंदी वाले हिंदी के नोट्स बना लेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश के नोट्स बना लेंगे। ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले मैं अबाउट एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि एलिमेंट्स क्या है, कितने आए अभी तक, कितने नहीं। तो टिल सन 1800 ओनली 30 एलिमेंट्स डिस्कवर। तो जो 1800 के आसपास तक कितने एलिमेंट डिस्कवर होते, खाली और खाली 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम इट रीच 114। ठीक है, तो फिर बहुत समय के बाद 114 एलिमेंट्स हमें मिले। देन उसके बाद क्या हुआ, अभी के टाइम में अगर मैं प्रेजेंट में बात करूं 2021 में, मतलब अब तो कई सारे लोग ऐसे देख रहे होंगे वीडियो जो कि 2022 में देख रहे हो, 2022 में देख रहे हो। ठीक है, 2022 वाले भी इसे ही मानेंगे। ठीक है, तो 2021 तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है, डिस्कवरी चल रही है। तो जो पहले साइंटिस्ट आए थे अपना सिक्का आजमाने महफिल में, उनका नाम था डॉबेराइनर। तो डॉबेराइनर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने लॉ देने की कोशिश करी पीरियोडिक टेबल को लेकर, जो कि ये रहा, देखो आपके स्क्रीन के ऊपर लॉ। मैं पढ़ के सुना देता हूं, स्क्रीन पे आ गया होगा आपके। डॉबेराइनर ट्राइड्स ने क्या कहा, ही सेड दैट व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रायड्स वर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic masses of the order 2 elements। हिंदी वाले भी समझ लेंगे। अगर हम तत्वों को 3 के समूह लेकर उन्हें बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार लगाएं, तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान बाकी 2 के औसत के बराबर होगा। अब इन्होंने क्या कहा, देखो इन्होंने ये कहा कि अगर हम 3 का ग्रुप बनाएं, एक ग्रुप लें 3 एलिमेंट्स का, और उनको अगर हम परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लगाएं, तो जो 2 का पहले और तीसरे का जो सम होगा उसके एटॉमिक मास का, परमाणु द्रव्यमान का, वो बीच वाले के बराबर होगा। देखो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 6.9, ये आता है 3rd नंबर पे। ठीक है, ये आता है 11 नंबर पे, ये आता है 19 नंबर पे। अगर आपने एलिमेंट्स नहीं याद है या नहीं देखे तो आप 4th चैप्टर जरूर देख ले, मैंने उसमें बेसिक में कवर करवा दिया है। एलिमेंट्स आपको इजी तरीके से याद हो जाएगा, बहुत ही फनी वे में मैंने सिखाने की कोशिश करी है, उसके बाद ये आपको इजी लगेंगे। तो जब इन्होंने 3 का ग्रुप बनाया, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लिया, तो इन्होंने चेक करा इन दोनों का जब एवरेज मास निकाला, पहले और थर्ड वाले का, देखो एवरेज 6.9 प्लस 39.1,
जब इनका एवरेज निकाला, औसत निकाला, तो कुछ इस तरीके से 23 इन्हें मिला। तो ये तो बीच वाले की इक्वल आ गया। मतलब इसका कहना तो ठीक था, डॉबेराइनर ने कहा बिल्कुल जेन्युइन बात थी, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये रैग आ गया, इसकी कमी कहां रह गई, वो ये रही इसका ड्रॉबैक कमी कहां थी, डीटीसी। अच्छा डीटीसी मैंने क्यों लिख दिया है, क्योंकि इसमें 2-3 साइंटिस्ट आएंगे, उनके नाम याद रखना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए, तो मैंने थोड़ा सा इनकी शॉर्ट फॉर्म बना दिया डीटीसी। डीटीसी का मतलब है जो हमारे, जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं तो दिल्ली में हमारी डीटीसी की बस चलती है, तो मैंने वहां से इनका नाम उठाया। तो डीटीसी का मतलब है डॉबेराइनर ट्रायड्स कॉन्सेप्ट, डॉबेराइनर ट्रायड कॉन्सेप्ट। तो डॉबेराइनर ने ये दिया था, ठीक है। तो इनका ड्रॉबैक कहां रह गया था, डीटीसी कुड नॉट फाउंड मोर देन 3 ट्रायड्स। तो वो क्या है कि 3 से ज्यादा ट्रिक बना ही नहीं पाए, इसीलिए ये ड्रॉबैक हो गया था, फेल हो गए थे। तो अब आएंगे दूसरे साइंटिस्ट और देखना वो अपने फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो चलो ये उतार लेना, आई होप समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। अच्छा इसी की तरह देखो और भी एग्जांपल आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जैसे ये रहा कैल्शियम हो गया, एसआर हो गया, बीए हो गया, फिर क्लोरीन हो गया, फिर ब्रोमियम हो गया, फिर आयोडीन हो गया। तो ये सारे एग्जांपल थे जो इन्होंने दिए थे, और यही 3 वो ट्रायड्स थे, 3 ही ग्रुप बना पाए थे एलिमेंट्स का, ये डॉबेराइनर, इससे ज्यादा नहीं बना पाए थे, फेल हो गए थे। मतलब उस टाइम तक एलिमेंट्स ही नहीं थे उतने कि ये बना सके, इतने कम एलिमेंट्स थे कि इन्हें 3 ही बना पाए, ठीक है, ये रीजन है। तो ये 3 ही ट्रायड्स बना पाए थे, क्योंकि उस टाइम तक बहुत ही कम एलिमेंट थे ही। पुराने जमाने के आदमी काची करते, बताइए आप ही कुछ करते हैं, तो बना दिए 3 ही। तब फिर नए दूसरे साइंटिस्ट आएंगे, वो देखना कितना तेज खेलेंगे, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक था और ये था। चलो अगले वीडियो अगले टॉपिक्स पे ले चलता हूं। और ये बाकी के जो 2 ग्रुप आपको दिख रहे हैं, कैल्शियम क्लोरीन ब्रोमियम वाला, इनके आप निकालो। देखो मैंने दे रखा एटॉमिक मास सबके, इनके एवरेज निकालो। क्या इसके मिडिल वाले के एवरेज, जब इनका एवरेज निकालोगे तो क्या मिडिल वाले के बराबर आता है? अगर बराबर आता तो इनका सही था, कहना वजह बराबर ही आएगा, ठीक है। तो इन्होंने सही दिया था, मगर वही कम एलिमेंट्स थे, इस वजह से इनका लॉ सक्सेस नहीं हो पाया। तो अगले जो साइंटिस्ट थे वो आ गए अपने फॉर्म में, चश्मा उस्मा लगा के फुलमारी की तरह टैं 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 ऐसे, और उनका जो नाम था वो ये रहा, देखो। अच्छा फोटो देखना चाहोगे? देखो फोटो देखो, अब इनकी एंट्री होगी, ठीक है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो न्यूलैंड्स आए, जो अगले साइंटिस्ट आए उनका नाम न्यूलैंड्स था, वो आ गया था बिल्कुल फॉर्म में चश्मा उस्मा लगा के मारी की तरह, ठीक है, देने बिल्कुल कि अब हम देंगे। मेंडलीफ को तो हम, डॉबेराइनर को तो हम फेल कर दिए हैं क्योंकि उतना एलिमेंट ही नहीं ढूंढ पाया था वो। अब हम आते हैं, देखो इनके टाइम पे काफी ज्यादा एलिमेंट आ गए देने। तो इनके जो लॉ का नाम था वो ये था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स हिंदी वाले, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। ऑक्टेव्स का मतलब क्या होता है? 8। अष्टक का मतलब होता है 8। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सबको लगा दिया एलिमेंट को अरेंज में। अच्छा मैं पढ़ के सुना देता हूं पहले क्या कहा था इन्होंने, देखो। जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहता है, ये कहता है, ही सेड दैट व्हेन वी अरेंज एलिमेंट टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास देन एवरी फर्स्ट एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी विद 8 एलिमेंट। तो इन्होंने क्या कहा, हिंदी वाले भी देख लेंगे, हिंदी वाले भी इन्होंने क्या कहा, हिंदी वाले ही बनाकर लिख लेंगे, मैंने लिख तो नहीं रखा, वो बनाकर लिख लेंगे। देखो इन्होंने क्या कहा कि अगर हम एलिमेंटों को उनके बढ़ते एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान में लगाएं, तो प्रत्येक पहले एलिमेंट के जो गुण धर्म होंगे, जो प्रॉपर्टी होगी, वो 8वें से मिलती जुलती होगी। जैसे हाइड्रोजन की किससे मिलेगी? फ्लोरीन से, क्योंकि देखो हाइड्रोजन लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये जितने भी है इन्होंने अरेंजमेंट करा। अब जब अरेंजमेंट कर दिया तो इन्होंने कहा कि हर पहले वाले की 8वें से प्रॉपर्टी मिलती होगी। जैसे हाइड्रोजन की किससे मिलेगी? फ्लोरीन से, क्योंकि ये 8वें पे आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वें पे। लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मिलेगी? सोडियम से। बेरिलियम की किससे मिलेगी? मैग्नीशियम से। बोरोन की किससे मिलेगी? एल्युमिनियम से। कार्बन की किससे मिलेगी? सिलिकॉन से। नाइट्रोजन की किससे मिलेगी? फॉस्फोरस से। ऑक्सीजन से किससे मिलेगी? सल्फर से। इतना बड़ा इन्होंने चार्ट दिया, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये पेपर में नहीं आने वाला, बस हमें समझना है कि बोला क्या इन्होंने यही बोला कि जो पहले हर प्रत्येक एलिमेंट की, मतलब एवरी फर्स्ट एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी विद 8 एलिमेंट, 80th एलिमेंट। तो देखो 8वें पे, जैसे मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम से भी वही रहेगी और कैल्शियम से भी वही रहेगी, मतलब सेम प्रॉपर्टी रहेगी जो 8वें नंबर पे आएगा, 8वें नंबर पे आएगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये दिया था इन्होंने चार्ट, कुछ ऐसा बनाया था, बना लेना। और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे वो मैंने साइड में लिख दिया, देखो ब्रोमियम लिख दिया Br, Cu कॉपर, Rb का मतलब रेबिडियम हो गया, Zn का जिंक, Sr का स्ट्रोनियम हो गया, In का इंडियम हो गया, ठीक है। तो ये सारे दिया था और ये अष्टक सिद्धांत दिया था। और जो इन्होंने अपना अष्टक सिद्धांत दिया था वो गाने पे दिया था। किस पे दिया था? गाने पे। जैसे इन्होंने गाना देखो कैसे बनाया, सारे गामा पा धा नी,
ठीक है, सारे गामा पा धा नी, दोबारा मत बोल देना गाने के लिए, बहुत बुरा गाता हूं मुझे पता है मेरे को, ठीक है। और इंग्लिश में भी देखो ऐसी है, डू इंग्लिश में भी, ठीक है। तो इंग्लिश मतलब वो तो अंग्रेज थे इसलिए उन्होंने अपने रिदम दिए, हमारे रिदम है सारे गामा पा धा नी सा, ठीक है। तो इस पे ये हनी ऐसा पता क्यों दिया था, हनी सिंह के बहुत बड़े फैन थे अपने टाइम के, हनी सिंह जो इनका टाइम था ना, तो उस टाइम पे हनी सिंह जो था उनके बहुत बड़े फैन थे। तो उन्होंने बोला जा मैं तो तेरे नाम पे रख देता हूँ ऑक्टेट नियम, हटा तेरे नाम पे रख दे रहा हूँ, तू मैं तेरा फैन हूँ तेरे नाम पे रख देता हूँ, तो उन्होंने हनी सिंह के नाम पे रख दिया, अपने वाले हनी सिंह उनके वाले, ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि डोबेराइनर का भी आया था तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो डोबेराइनर का डीटीसी बताया था ना, वैसे इसका है नासा। नासा कैसे हो जाएगा, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, हिंदी वाले याद रख लेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत नासा, और इंग्लिश वाले रख लेंगे लोन। लोन वो वाला लोन नहीं जो बैंक हमें देता है, LONE वाला लोन नहीं, ये हमारा लोन है LON वाला, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बाय न्यूलैंड्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बाय न्यूलैंड्स, ऐसे याद कर लेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं, ये अपने मैंने खुद ही ने बनाया है, कैसे भी अच्छे हो बुरे हो, बट आपको याद करने, ठीक है। ये टेबल नहीं पूछेगा, मगर टेबल आप समझ गया ना क्या बोलना चाह रहा था, कि हर फर्स्ट एलिमेंट के 8वें एलिमेंट से जो प्रॉपर्टी होगी वो मैच खाएगी, ठीक है। हिंदी वाले भी इसी तरह लिख लेंगे, जब इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाया, तब उन्होंने देखा कि प्रत्येक तत्व के गुणधर्म हर 8वें तत्व के गुणधर्म से मिलते जुलते होंगे, और इंग्लिश वाले वहां पे देख लेंगे, ठीक है। कुछ नाम है, याद करने का तरीका बता दिया, ये बता दिया। अच्छा, मैंने एक शुरू में बात बताया था, ये आ तो गए थे लैटबाजी, ये भी तो फेल हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, तो ये भी फेल हुए थे। जब ये फेल हुए थे तो दूसरा एलिमेंट आया था, तो इनका ड्रॉबैक क्या रहा था वो मैं लिखवाता हूं, ठीक है। बोर्ड में जगह नहीं थी इस वजह से मैंने एक ही साथ नहीं लिखवाया, अभी लिखवाता हूं। स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया ड्रॉबैक का। ड्रॉबैक मतलब इनकी कमियां क्या थी, देखो सबसे पहले कमियों में लिखा हुआ है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स was applicable only up to कैल्शियम। तो इन्होंने कहा कि जो इन्होंने लगा तो दिया था सारे गामा पाधा निसा, मगर जो इनका लॉ था वो खाली कैल्शियम ही तक अप्लाई हुआ। उन्होंने देखा कि यार कैल्शियम ये रहा, देखो कैल्शियम ये रहा, तो कैल्शियम ही तक, मैग्नीशियम के कैल्शियम से प्रॉपर्टी मैच हो जाएगी, सोडियम की पोटेशियम के साथ प्रॉपर्टी मैच हो जाएगी, मगर सिलिकॉन की टाइटेनियम के साथ प्रॉपर्टी मैच नहीं होगी, फास्फोरस की मैग्नीज के साथ प्रॉपर्टी मैच नहीं हुई, और सल्फर की आयरन के साथ प्रॉपर्टी मैच नहीं हुई। इस वजह से ये भी इनका ब्रेक हो गया। और दूसरे जो इनका वो था ड्रॉबैक, वो ये था, ही सेड दैट ओनली 56 एलिमेंट exist in universe and new elements does not follow this law। तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि सिर्फ इतने ही एलिमेंट है जो एग्जिस्ट करेंगे, 18 एलिमेंट हो गए, तो इन्होंने कहा कि 56 ही एलिमेंट है यूनिवर्स में, और इसके अलावा एलिमेंट आएंगे भी नहीं। तो अब जब कहोगे ऐसी बात तो चलेगा जी, आपका लॉ चलेगा, बताइए, 2 मिनट में भुला जाओगे। तो ये कहा था, ठीक है। सिद्धांत इन्होंने न्यूलैंड्स ने अपना सिद्धांत दिया था, नासा सारे गामा पे वो करा, हनी सिंह को अपना वो दिया था टाइटल कि हम हनी सिंह के नाम पे रखेंगे सारे गामा पाधा निसा, और ये कुछ एलिमेंट्स थे, और ये तीनों ड्रॉबैक थे, हिंदी वाले भी समझ गए होंगे और लिख लेंगे अपनी भाषा में। अच्छा, लास्ट ड्रॉबैक था इसका, ही एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन सेम स्पॉट। और जो तीसरा ड्रॉबैक था इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसपे इनका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, वो ये था कि इन्होंने 2 एलिमेंट को एक साथ रख दिया। जैसे यहाँ पे देखो कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया, जबकि इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी, खाली रख दिया ऐसे ही। तो ये भी एक इनका ड्रॉबैक था, बहुत बड़ी कमी थी। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। जो साइंटिस्ट आया उनका नाम था मेंडलीफ अंकल। तो मेंडलीफ अंकल आए, उन्होंने क्या कहा ध्यान से देखेंगे तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, तो इन्होंने एक अपना ही पीरियोडिक टेबल दिया था, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा। इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसके लॉजिक समझ लेना कि क्या क्या इन्होंने इसमें बोला। इसमें पेपर में बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे कि टेबल बनाओ, पूरी पीरियोडिक टेबल बनाओ, हाइड्रोजन को दिखाओ कहाँ है कैसे है, ये कुछ नहीं पूछेंगे। वो खाली इसके बारे में पूछेंगे, इससे रिलेटेड, जो कि मैं बताने जा रहा हूं। देखो सबसे पहले ये आया तो इन्होंने क्या करा, कैसे अरेंजमेंट करी थी, ही अरेंज एलिमेंट्स विद देयर इंक्रीजिंग मास। तो इन्होंने भी सेम ही चीज से लगाते जो बाकी के 2 लगाकर गए थे, न्यूलैंड्स और डोबेराइनर। इन्होंने भी इंक्रीजिंग मास में लगाया, इन्होंने भी इंक्रीजिंग मास में लगा दिया, मतलब परमाणु द्रव्यमान के, इनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के, ये हिंदी वाले लिख लेंगे, ठीक है। फिर जब ये आए थे, इनके टाइम तक काफी हद तक एलिमेंट्स आ गए थे। जैसे इनके टाइम तक आ गए थे 63 एलिमेंट्स, तो 63 तत्व आ गए थे इनके टाइम तक। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने टेबल बनाया पीरियोडिक, जैसे कि अभी दिख ही रहा होगा आपको पीरियोडिक, इसमें इन्होंने कुछ चीजें बताई। देखो अब इनकी चीजें थोड़ी ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले इन्होंने ग्रुप बताया, ग्रुप कहेंगे समूह को, समूह वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम का मतलब होता है खड़ी लाइन, ये जो बिल्कुल ही खड़ी लाइन है ना, ऊपर से नीचे। वर्टिकल कॉलम का मतलब क्या, ऊपर से नीचे। ग्रुप बताया, ग्रुप देखो कैसे बना रखा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, फिर बेरिलियम, मैग्नीज का बना रखा, फिर बोरोन, एल्युमिनियम, ऐसे बना रखे। तो ये ऊपर से नीचे वाली लाइन को ऊर्ध्वाधर कहते हैं, खड़ी लाइन को। तो ये समूह बोला इन्हें, वर्टिकल कॉलम बोला, ऊर्ध्वाधर बोला, वर्टिकल कॉलम का मतलब ऊर्ध्वाधर। तो ये कितने दिए टोटल, 8 दिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख गए 8। तो ये 8 वर्टिकल कॉलम दिए, 8 समूह दिए। और पीरियड इन्होंने कितने दिए, पीरियड का मतलब बिल्कुल रॉ,
हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल का मतलब है क्षैतिज, हिंदी वाले याद रखेंगे क्षैतिज लिख लेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज, जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो हम सीट में नहीं बैठते, तो वो क्षैतिज ही तो बैठते हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली तो बैठते हैं। तो वो कितने दिए इन्होंने, 6 दिए। कितने दिए, 6। तो इन्होंने ग्रुप जो दिए थे वो 8 दिए थे, ऊपर से नीचे वाले 8 दिए थे, और जो क्षैतिज दिए थे वो 6 दिए थे, ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, इनके गाड़ी का जो नंबर था, ये अपने टाइम पे गाड़ी भी चलाते थे, बातचीत थी इनकी काफी अच्छी, टॉरा था इनका काफी ऊपर तक। तो ये गाड़ी जो चलाते थे उस गाड़ी का नाम था DL-MPT 8686। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखवाया जी, मजाक में तो लिखवाया नहीं, इसका एक लॉजिक है, इसका एक रीजन है। डीएल का मतलब दिल्ली में गाड़ी, जिस स्टेट की गाड़ी चलती है वो लिख देते हैं। एमपीटी मतलब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। 8686 का मतलब है, यहां से याद रखना कि 8 इन्होंने वर्टिकल कॉलम दिए थे, मतलब ऊर्ध्वाधर जैसे ग्रुप का, और 6 इन्होंने दिए थे पीरियड्स, जो कि इन्होंने आवर्त का हिंदी में। तो समूह और पीरियड याद रखना, ग्रुप कितने दिए, 8 ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टल कितने दिए, आवर्त कितने दिए, वो 6 दिए। तो इनकी गाड़ी का नंबर याद रखना 8686, ठीक है, 8686। अच्छा, ये जो मेंडलीफ साइंटिस्ट थे, इनकी मैंने शुरू में लिखवाया था मेरिट्स और डीमेरिट, इनकी कुछ उपलब्धियां थी और कमियां भी थी, तो इनकी उपलब्धियां भी बात करेंगे, मगर उपलब्धियां का मतलब है पीछे वाले जो साइंटिस्ट आए उनके मुकाबले, उनके कंपेरिजन में क्या उपलब्धियां थी, ठीक है, उनके मुकाबले क्या अचीवमेंट थे। ये रियल में अचीवमेंट नहीं थे, अभी रियल में तो कोई और ही आएगा जो सही पीरियोडिक टेबल देकर जाएगा। तो देख लेना, जिनके अचीवमेंट थी बाकियों के मुकाबले, जो बाकी साइंटिस्ट गलतियां कर रहे थे इन्होंने नहीं करी थी, वो ये थी, देखो, लेफ्ट सम गैप्स फॉर अपकमिंग एलिमेंट्स। तो इन्होंने क्या है, जगह छोड़ी थी, हिंदी वाले लिख लेंगे, इन्होंने जगह छोड़ी थी जो आने वाले एलिमेंट्स, जो अभी डिस्कवर एलिमेंट होगा, मतलब इन्होंने बोला था कि कुछ एलिमेंट्स अभी और आएंगे यूनिवर्स में, जबकि मेंडलीफ ने ये नहीं बोला था, उसने बोला अब इतने ये एलिमेंट्स हमारे पास, इसके अलावा और कोई है ही नहीं यूनिवर्स में। बाकी इन्होंने ये वाली गलती नहीं करी, इन्होंने बोला कि एलिमेंट्स आएंगे और वो ऑक्यूपाइड करेंगे जगह, और रियल में आए भी। तो ये इनकी उपलब्धियां थी इसीलिए। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट थे, वो था, एक गैलियम था, Ga31 नंबर पे आता है, दूसरा है जर्मेनियम जो कि 32 पे आता है, और फिर 21 नंबर पे आता है एक एलिमेंट जिसका नाम है स्कैडियम। तो ये रहा, देखो हिंदी में स्कैडियम, जर्मेनियम और गैलियम, और ये एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या 31, 32 और 21, ठीक है। ये पहली अचीवमेंट थी जो इन्होंने बोले कि गैप छोड़ा, इन्होंने क्या करा, गैप छोड़ा। और दूसरी जो अचीवमेंट थी, जो बाकी साइंटिस्ट गलती कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे, इन्होंने ये भी कहा, देखो, एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी कुड बी ग्रुप टुगेदर। मेंडलीफ ने क्या करा था, कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया था पिछले वाले में, जबकि उनकी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी। इन्होंने वही एलिमेंट को एक साथ रखा था जिनकी प्रॉपर्टी मिल रही थी, जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्क्रीन पे आ गया कोई स्क्रीनशॉट में बता देता हूँ, पोटेशियम रखा हुआ है और कॉपर रखा हुआ है एक साथ, यहाँ पे कैल्शियम रखा हुआ है, जिंक रखा हुआ है, स्कैडियम रखा हुआ है, जर्मेनियम रखा हुआ है, टाइटेनियम और गैलियम, ये सारे रखे हुए हैं ग्रुप करके, जिनकी प्रॉपर्टी मिली थी। तो ये इनकी अच्छी बात थी दूसरी, जो कि अच्छी लगी, ठीक है। चलो अब थोड़ी इनकी कमियों के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छाई बहुत कर दी इन्होंने, अब थोड़ी कमी के बारे में बात करते हैं। तो इनकी एक ही कमी थी जो कि इन्हें गलत बना गई पूरे पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट में, वो ये रही, देखो, ही कुड नॉट फिक्स्ड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन की पोजीशन है ना, वो नहीं बता पाए थे एग्जैक्टली कि ये फर्स्ट ही नंबर पे आएगा। इन्हें लगा कि ये कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी बिहेव करेगा, इसके वजह से ये पोजीशन नहीं बता पाया हाइड्रोजन की कि ये फर्स्ट ही पे रहेगा, जिसके वजह से इनकी ये कमियों में शामिल होता है। बाकी इन्होंने सब ठीक बोला था, बस एक कमी रह गई कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाए। चलो अगला टॉपिक करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है मेंडलीफ ने दिया था वो है अकॉर्डिंग टू, अच्छा ये एलबी में रख रखा है मैंने, एलबी का मतलब मैंने पहले बता देता, लेजेंडरी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो ध्यान से देखेंगे। तो ये एलबी में लेजेंडरी बातें, जैसे नोट लिखते हैं ना, तो मैं नोट नहीं लिखवाता, एलबी लिखवाता हूँ, लेजेंडरी बातें। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ ऑक्साइड फॉर्मूला, तो इन्होंने ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया था, ऑक्साइड का सूत्र दिया था हिंदी वाले, ठीक है। तो वो कैसे दिया था, जैसे यहाँ पे K2O मतलब पोटेशियम ऑक्साइड बन रहा, तो ये कैसे बन गया, ये मेंडलीफ ने बताया था। यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड बन रहा, तो ये कैसे बन गया, ये मेंडलीफ ने बताया था। तो चलो करते, देखो इसके लिए क्या चाहिए होगा, पहले पोटेशियम लो, ठीक है, ऑक्सीजन लिया होगा। अब पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 2 8 8 1 1900 नंबर पे आता है क्योंकि ये, ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा रखा 4 चैप्टर में, उसका बेसिक है, तो वो देख लेना, वो काम आएगा। फिर उसके बाद ये कर लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन कितने पे आता है, 8वें पे, तो 2 और 6। अच्छा एक बात बताओ मुझे ध्यान से देख के, इसके पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 1, इसके पास कितने हैं, 6, मतलब आउटर सेल में से 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि 2 8 8 और 18 ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 4 चैप्टर में सीख लिया था। तो दूसरे वाले सेल में से कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये कंप्लीट हो जाए, 2। इसके पास कितने एक्स्ट्रा लास्ट वाले ऑर्बिटल में, 1,
इसका मतलब अगर मैं एक और पोटेशियम को ले आऊं तो इसके पास भी तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे बताओ। देखो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है, समझे नहीं समझे। तो इसका मतलब अगर मैं K2 को O से कर दूं तो ये एक कंपाउंड बनाएंगे, एक ये यौगिक बनाएंगे जो कि K2O कहलाएगा। यहां पे समझ में आया, इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन थे, एक और पोटेशियम को बुलाया, दोनों मिलके 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर K2O बना दे। एक और एग्जांपल लेते हैं, बेरियम ऑक्साइड। बेरियम का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, वो 56 पे आता है। अगर इसको डिवाइड करेंगे ना तो इसके लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का तो हमें पता है 8 होता है, तो 2 8 8 2 6। तो ऑक्सीजन का तो हमें पता है 2 6, ठीक है 2 6। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसका मतलब एक बेरियम एक ऑक्सीजन को ले लेगा, ठीक है, एक बेरियम एक ऑक्सीजन को ले लेते हैं, बेरियम ऑक्साइड बन गया। देखो बन गया ना, यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड, यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड। तो ये खेलना सीख लेना, ये बहुत ही इजी है। और ये ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया था मेंडलीफ ने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस भी है बहुत सारे। तो चलो ये समझ में आ गया होगा, आई होप। अगला करते हैं। तो देखो अब जो साइंटिस्ट आएंगे ना, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया जिन्होंने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो सारे साइंटिस्ट, डॉबेराइनर हो या फिर न्यूलैंड्स हो, या फिर वो तीसरा वाला कौन था, डॉबेराइनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ, ये तीनों को इन्होंने करेक्ट करा। और कैसे करा वो देखो मैं समझाता हूं ऐसी। मेंडलीफ, ये जो मॉडर्न था, इनको देने वाले का नाम था हेनरी मूसले। क्या नाम था? हेनरी मूसले। 1913 में दिया था इन्होंने। ये याद करने की कोई जरूरत नहीं, पेपर में नहीं आने वाला, ठीक है, खाली मैं नाम बता दे रहा हूँ। हेनरी मूसले, इनकी फोटो तो देख लो, जिन्होंने ये तीनों साइंटिस्ट को गलत कर दिया। इसका मतलब इनकी कुछ ना कुछ तो बातचीत थी, इसीलिए मतलब टॉरा था इनका, ठीक है, इसीलिए हेनरी मूसले की फोटो देख लो। और 1913 में दिया था। और ये रहा इनका पीरियोडिक टेबल जो दिया था इनकी। देखो थोड़ा सा इसमें देखो हाइड्रोजन दिख रहा है लेफ्ट साइड पे येलो कलर से, बाकी सारे ग्रीन कलर से दिख रहे हैं, और फिर पिंक भी है और थोड़े से येलो भी है। तो जो येलो वाले थे वो नॉन मेटल थे, नॉन मेटल का मतलब अधातु, और जो ग्रीन वाले थे वो मेटल थे, मतलब धातु। और ये जो पिंक कलर से दिख रहे हैं वो है मेटलॉइड। ये दिख नहीं रहे जिग जैग करके थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े, ये है मेटलॉइड मतलब उपधातु। इन्होंने ऐसे डिवाइड करा और ऐसे पीरियोडिक टेबल दिया, और सारे जितने भी एलिमेंट थे ये सबको इन्होंने अरेंज करा अच्छे से, तभी तो ये मूसले कहला गए, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या कहा मैं थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। देखो जो इन्होंने अरेंज करा था, और जो सबसे बड़ी बात थी जो इन्होंने अरेंज करा था, मेरे नोट्स भी आ गए होंगे, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ही अरेंज्ड एलिमेंट विद देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जो बाकी के 3 साइंटिस्ट थे ना पीछे वाले, वो एटॉमिक मास से लगा रहे थे हर बार, एटॉमिक मास। इन्होंने क्या करा कि यार ये तीनों गलत है, अब मैं भी सेम बेवकूफ़ी करूंगा तो मैं भी बेवकूफ़ नहीं कहलाऊंगा। और जो समझदार इंसान होता है वो खाली एक ही बार गलती करता, बार बार ही नहीं करता। वो तीनों ही बेवकूफ़ थे, ये बहुत समझदार थे। इन्होंने चेक कर लिया यार ये तीनों ऐसी एक ही गलती कर रहे हैं, तभी तो नहीं बैठा सही से। तो इन्होंने वो गलती को ना दोहराते हुए अपनी समझदारी दिखाई और अरेंज कर दिया एटॉमिक नंबर से, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर से जब लगाया, यही इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। फिर इन्होंने देखा ग्रुप का मतलब भाई खड़ी वाली लाइन, वर्टिकल कॉलम, वो देखो कितने दिए इन्होंने, 18 दिए थे, 18। और जो पीछे वाले में थे उसने कितने दिए थे, 8 दिए थे। जो 86 नंबर बन रहा था उसके गाड़ी का, 8 दिए थे, इन्होंने 18 दिए। आवर्त इन्होंने कितने दिए, हॉरिजॉन्टल रो 7 दिए। देखो 7 दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे देख लो। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, ये 7 टोटल वो है पीरियड्स, आवर्त, ठीक है। अब हेनरी के गाड़ी का नंबर क्या बना दोगे बताओ? 18 तो 18 तो इन्होंने वर्टिकल कॉलम दे दिया, मतलब ग्रुप दे दिए, और 7 दे दिया पीरियड, मतलब 0187 दिख भी रहा होगा नोट्स में आपको, ठीक है, 0187 कर देना। हेनरी ने हाइड्रोजन को भी घर में 2 रूम दिए। अच्छा इन्होंने पता है सबसे बड़ी बात है, जो अभी थे ना पीछे जो साइंटिस्ट गए इससे पिछले वाले, इन्होंने मेंडलीफ जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने फिक्स नहीं करा था हाइड्रोजन की पोजीशन, इन्होंने फिक्स कर दी थी। इन्होंने फिक्स कर दी थी और कहा था कि ये ऐसे प्रॉपर्टी शो करेंगे, समझे नहीं समझे। तो इन्होंने और अच्छी अचीवमेंट कर दी थी। अच्छा इन्होंने एक चीज और बताई थी, टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज। अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज विल इंक्रीज होगा। अब ये कैसे कहा था, मैं थोड़ा ये समझाने वाले पॉइंट है सारे। तो देखो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था, तो मूसले साहब ने पहली बात क्या कही थी कि टॉप टू बॉटम
साइज विल इंक्रीज। तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो जो एटम होगा, तत्व होगा, उसका साइज बढ़ेगा। अब देखो हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, आपके लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल लेफ्ट पे चले जाओ, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम दिख रहा है। हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम दिख रहा होगा, दिख रहा नहीं दिख रहा? अब इनके साइज की बात करें तो यही तो होगा। हाइड्रोजन के लिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं एक ही। अगर मैं इसकी बात करूं लिथियम की, तो लिथियम में देखो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब 2 यहाँ और 1 यहाँ। और सोडियम की बात करूं, सोडियम में 3 होंगे, 1 2 और ये 3 होंगे, नहीं होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 फिर 8 आएंगे दूसरे वाले में, 3 3 6 और फिर 1 आएगा। तो साइज इंक्रीज कर रहा है नहीं कर रहा? अगर मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं तो यही कहा था इन्होंने। तो साइज आप किसी का भी ले लोगे, साइज इंक्रीज ही करते हुए दिखाएगा टॉप टू बॉटम, ठीक है? तो परमाणु का जो साइज है वो बढ़ेगा। तो जो दूसरी बात कही थी मूसले ने, वो ये कही थी टॉप टू बॉटम जाने पे, ये देखो, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। तो जो प्रावर्ती होगी, हिंदी वाले समझ लेना, जो प्रावर्ती होगी एटम की, तत्वों की इलेक्ट्रॉन छोड़ने की, वो इजी से छोड़ देगा। अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जो प्रावर्ती होगी किसी भी तत्व की, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ठीक है? क्योंकि वो कमजोर हो जाएगा टॉप टू बॉटम जाने पे। ये कहना चाह रहा, आप देखो समझ लो कि जितने इलेक्ट्रॉन होते उतने प्रोटॉन होते, ये तो हमने सीखा है 9th क्लास में, या फिर मैंने अभी बताया भी था बेसिक में 4 चैप्टर में, ठीक है? तो हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 प्रोटॉन होगा, तो बीच में ये यहां कहीं प्रोटॉन होगा। अगर देखो मैं ऐसे दिखाऊं, यहां कहीं प्रोटॉन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव, प्रोटॉन होगा पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को बांध रखा है। इनका जो फोर्स होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। क्या होता है? काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो देखो, हाइड्रोजन में होगा 1 प्रोटॉन और ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को। तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। तो यहां पॉजिटिव ने ये नेगेटिव को काफी ज्यादा स्ट्रांग कर रखा है, ठीक है? अब दूसरे वाले की बात करूंगा तो देखो, इसमें 3 प्रोटॉन होंगे, सही बात। और ये है लिथियम का स्ट्रक्चर, लास्ट में होगा 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रिवॉल्व कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। और ये तीसरा ले लूंगा सोडियम का, सोडियम के बीच में होंगे 11 प्रोटॉन और यहाँ पर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होंगे 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर होगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हें क्या लग रहा है, जितना में दूर होते जा रहे हैं पॉजिटिव वाले से, प्रोटॉन वाले से, बीच में कौन है? प्रोटॉन है। तो जितना प्रोटॉन से दूर होता जा रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव दूर होता जा रहा है, तो उतना ही कमजोर होता जाएगा ना दूर होता। मान लो ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो ये प्रोटॉन ये है और ये घूम रहा है, नहीं घूम रहा, तो इनके बीच में फोर्स होगा बहुत खतरनाक वाला, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यही इलेक्ट्रॉन को अगर मैं दूर कर दूं तो तुम्हें क्या लग रहा है, फोर्स कम होगा नहीं होगा? फोर्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि दूर हो गया ना, तो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये दूर है, ये इजिली हट जाएगा। अब इसको इजिली हटा सकते हैं हम, इसके मुकाबले इजिली हटा सकते हैं, मगर जब पास में तो काफी ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होगा, हटाना बहुत मुश्किल होगा। मगर जैसे ये दूर होता जाएगा, अब इसको हटाना इससे इजी है, इस सर्कल से हटाना इजी है, क्योंकि ये दूर हो गया है। इसलिए जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते तो साइज विल इंक्रीज, साइज तो बढ़ेगा, और साइज जैसे जैसे बढ़ेगा उनकी इलेक्ट्रॉनों की निकालने की टेंडेंसी। और तो ऐसे घूम रहा है समझो हाइड्रोजन में, फिर दूसरे वाले में ऐसे घूम रहा है, फिर तीसरे वाले में बहुत दूर से घूम रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, दूर से जब घूम रहा है तो उसे हटाना क्या आसान नहीं है क्या? घर से भगाना, अगर मान लो कोई घर के दरवाजे पे सो रहा है उसे भगाना आसान है कि मैं घर के अंदर सो रहा हूं उसे भगाना आसान है? तो आप बोलोगे भैया जो दरवाजे पे लात मार के भगा दो। तो वैसे ही ये जो जितना दूर होगा ना इलेक्ट्रॉन उतनी ही ईजी से निकल जाएगा, जितना दूर होगा उतनी ईजी से निकल जाएगा। तो सोडियम वाले केस में क्या है कि इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है प्रोटॉन से, तो ईजिली निकल जाएगा। तो ये टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, तो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बढ़ेगी प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन की। और यही अगर बॉटम टू टॉप जाऊं, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाऊं, तो ये घटेगी प्रवृत्ति, ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन थे जो कि टॉप टू बॉटम में जाने पे पूछे जाते हैं। अब अगला लेफ्ट टू राइट ले चलता हूं, लेफ्ट टू राइट कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो दिखाता हूं। उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा लेफ्ट टू राइट जब ले जाऊंगा, तो इस पर भी छोटा सा इफेक्ट पड़ेगा, देखना। तो अभी हमने इससे पहले बात करा था टॉप टू बॉटम जाने पे और बॉटम टू टॉप जाने पे। अब हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो कि मूसले ने दिया था। तो देखो
जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मैंने एक एग्जांपल लिया कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, देख लेना लेफ्ट टू राइट आपके उस पे स्क्रीन पे होगा, दूसरे ग्रुप में दिख रहा होगा, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट में मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 2 5 2 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेंगे, लास्ट वाले ऑर्बिटल में 4, इसके में 5, इसके में 6। अब देखते हैं इफेक्ट क्या पड़ेगा। दो इफेक्ट पड़ेंगे, मतलब मोटे मोटे तौर पे दो इफेक्ट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ऑब्वियसली है, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये इंक्रीज नहीं कर रहा 4 to 5 to 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और दूसरा पॉइंट जो है वो है साइज ऑफ एलिमेंट विल डिक्रीज। साइज ऑफ एलिमेंट विल डिक्रीज, ये क्या पॉइंट बता दिया भैया, ये तो बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लग रहा है। तो देखो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लग रहा है, बट अभी ध्यान से देखोगे तो शायद समझ में आ जाएगा। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। तो 6 जब एटॉमिक नंबर है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे, बीच में 6 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 7 प्रोटॉन होंगे, सही बात, 7 प्रोटॉन हो गए। 8 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 प्रोटॉन होंगे, जिसने इलेक्ट्रॉनों को बाइंड कर रखा है ऐसे, ठीक है, अपने रिवॉल्व करवा रहे हैं, अपने सराउंडिंग में बाइंड कर रखा है ऐसे रिवॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताऊं, जो प्रोटॉन होता है ना, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन जो होता है, तो पॉजिटिव साइन काफी ज्यादा हैवी होता है मास में एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। क्या कहा कि जो प्रोटॉन का मास होता है, जो भार होता है उसका, वो काफी ज्यादा हैवी होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो जब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट पड़ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो एक प्रोटॉन भी तो बढ़ा होगा, प्रोटॉन भी तो बढ़ा होगा। और जब प्रोटॉन बढ़ा होगा, और मैंने कहा प्रोटॉन जो सेंटर में है और जो साइड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, प्रोटॉन ज्यादा हैवी और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन, मैंने एक प्रोटॉन बढ़ाया और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, तो तुम्हें क्या लगता है जो हैवी वाला होगा वो अपनी तरफ और नहीं खींचेगा, थोड़ा सही से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, नहीं खींचेगा? सवाल का जवाब देना। ऐसे अगले में देखो ऑक्सीजन, जब नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब एक जब इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो एक प्रोटॉन भी बढ़ा, सही बात। और प्रोटॉन जब बढ़ा, और मैं कह रहा हूं कि प्रोटॉन हैवी है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन क्या करेगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा और प्रोटॉन अपनी ओर खींच लेगा, तो साइज जो है ना वो डिक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बढ़ गए तो वो उतने ही ज्यादा अपनी ओर खींचेंगे, अपनी ओर अट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे ये चीज, क्योंकि ये ज्यादा हैवी होता है। क्या होता है, हैवी होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो जब हैवी है तो ज्यादा खींच लेंगे, ठीक है। इस चीज को समझ लेना अच्छे से। ये लास्ट था, ये खत्म हो चुका है चैप्टर, ठीक है। तो अब इसके मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, एक्सरसाइज के भी और आगे वाले भी, तो सही से करेंगे, ध्यान से, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो चलो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन कर ले रहे हैं, एग्जाम कलर के जो होते हैं, पहले एक्सरसाइज के बाद में करेंगे। तो पहले देखो जो एग्जाम कलर के पहले क्वेश्चन है, पहला वाला वो लिखा हुआ है, डिड डॉबेराइनर ट्रायड्स आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, कंपेयर एंड फाइंड आउट। तो देख लो जो डॉबेराइनर का था उसके ट्रिक देखो, ट्रायड्स देखो एक स्क्रीन पे आ गए होंगे, और ये साइड में देखो इसका न्यूलैंड्स का। अब क्या डॉबेराइनर्स वाला, न्यूलैंड्स वाले में दिख नहीं रहा ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो ये बोल देना कि हाँ भाई ये तो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल दो कि एग्जिस्ट करते हैं, और अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ डॉबेराइनर्स क्लासिफिकेशन। तो डॉबेराइनर क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन क्या थी, बता देना क्या थी लिमिटेशन, बताओ डॉबेराइनर की, कि वो 3 ही ट्रिक बना पाया था, 3 ही ट्रायड्स बना पाया था, यही सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। और दूसरा क्या, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इसकी लिमिटेशन बता देना ऑक्टेव्स। इसकी सबसे पहली लिमिटेशन तो यही थी कि जो कैल्शियम तक है वहीं तक इसका लॉ अप्लाई हुआ, जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाला लॉ था, जैसे कि नोट्स में लिखा है। दूसरी इसकी ये भी थी कि इसने सेम जो है उसे जो सेम एलिमेंट थे उन्हें एक साथ रख दिया था, चाहे उनकी प्रॉपर्टी मिले ना मिले, सही बात, ठीक है। ये कर देना न्यूलैंड्स ने। तो ये थे। अब चलो कुछ दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। तो अगला जो इंडेक्स है उसके क्वेश्चंस देखो ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रेडिक्ट द फॉर्मूले फॉर द ऑक्साइड्स
ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो ये नीचे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, फिर कार्बन है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है और ये ब्रोमियम है। तो इनके ऑक्साइड के फॉर्मूले बताने हमें उसका मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल यूज करके। तो ये तो मैंने नोट्स में सिखा दिया था, बट स्टिल मैं सबके करवा देता हूँ। जैसे देखो सबसे पहला पोटेशियम, तो पोटेशियम कितने नंबर पर आता है 19 पे। तो इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1, सही बात। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, एक। ऑक्साइड बनाना है तो मतलब ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन कराना होगा। ऑक्सीजन का कितना आता है 2 और 6, 8वें नंबर पर आता है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। तो इस पोटेशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सही बात, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब इससे ये खेल सकता है। इससे कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है लास्ट वाले ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन हमें पता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं 2 8 8 18। तो देखो दूसरे सेल में से कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे 8। इसके पास लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। इसका मतलब इसे 2 चाहिए, इसके पास 1 है। तो अगर किसी तरह एक और पोटेशियम आ जाए उसका भी तो 1 रह जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा, उसका भी 1। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अब हो चुके हैं और इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब अगर पोटेशियम 2 रख दें और 1 ऑक्सीजन, ये दोनों कंप्लीट बना देंगे एक कंपाउंड, जैसे पोटेशियम ऑक्साइड कहेंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो ऐसे बाकी का ही बना लेना। जैसे देखो कार्बन का ऑक्साइड बनाना है, कार्बन बताओ कितने नंबर का आता है 6 पे, वेरी गुड 2 4, सही बात 2 4 या नहीं। और ऑक्सीजन का कितना चल रहा है, ऑक्सीजन का भाई सेम रहेगा, लास्ट के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है 2। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट में 4। इसका मतलब इसको कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, ठीक है। और इसको कंप्लीट करने के लिए कितने 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है अगर मैं ऑक्सीजन एक और बढ़ा दूं इस बारी तो उसका भी 2 6, सही बात। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन ही इसे चाहिए। तो इसका मतलब एक कार्बन को संभालने के लिए 2 ऑक्सीजन की जरूरत होगी। आ रहा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे अगला एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितने पे आएगा 13 पे, 2 8 3 भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 13 के लिए 3। अब किसके साथ करवाना है, ऑक्साइड के साथ, ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का भाई 2 और 6, 8वें नंबर पर आएगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6। इसका मतलब इसे 2 ही चाहिए, 2 अगर हो जाए किसी तरह, और इसके पास 3 एक्स्ट्रा। अगर मान लो एक एल्यूमिनियम एक ऑक्सीजन को तो ले नहीं पाएगा, इसका मतलब एक और एल्यूमिनियम बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके पास अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए 2 एल्यूमिनियम के। अगर मैंने एक और ऑक्सीजन बढ़ाया तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने वाले आ गए, अगर एक और बढ़ा दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने वाले आ गए। समझे नहीं समझे, किसी तरह 3 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास 2 थे, तो ये तो बन ही नहीं पाएगा कुछ भी कर लो। तो मैंने एक एल्यूमिनियम बढ़ाया तो ये 2 एल्यूमिनियम हो गए, तो 2 एल्यूमिनियम हो गए तो 6 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए इनके पास। अब ऑक्सीजन का एक था जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो मैंने 2 ऑक्सीजन और बढ़ा दिया जिसके पास अब 6 इलेक्ट्रॉन चुके। अब 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो चुके, 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो चुके। अब ये करेंगे फाइट, अब ये बनेंगे। तो अगर मैंने एल्यूमिनियम को 2 रखा तो ऑक्सीजन को मुझे कितना रखना होगा 3, ये बनाते कंपाउंड ऑक्साइड का। समझे नहीं समझे, कई सारे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। जैसे देखो इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, तो एल्यूमिनियम के पास कितने 3, कार्बन के पास कितने, ऑक्सीजन के पास कितने 2। तो अब यहाँ से ऐसे क्रॉस कर दो, यहाँ से ऐसे क्रॉस कर दो, तो Al2O3 या तो ऐसे लॉजिक लगाओ, ऐसे समझो, या फिर ऐसे क्रॉस वाला लॉजिक लगाओ, बात एक ही है। फॉर्मूला आपका यही बनना है ऑक्साइड का, समझे नहीं समझे। ऐसे सिलिकॉन का हो जाएगा, सिलिकॉन कितने पाएगा 14 पे, 2 8 4, ऑक्सीजन वही है 2 6। इसे कितने की रिक्वायर्ड है 2 इलेक्ट्रॉन की, सही बात। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। इसका मतलब अगर एक और ऑक्सीजन में बढ़ा दूं तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब SiO2 बनने वाला है, सही बात। ऑक्साइड बनाना आ रहा नहीं आ रहा, बस यही बनाना है। अच्छा अगला जो एलिमेंट है उसका ऑक्साइड बनाना है और वो है बेरियम, सही बात। बेरियम आता है 56 नंबर पे, ठीक है 56 नंबर पे आता है। देखो मैं दिखा देता हूँ 56, ये रहा बेरियम दिख जाएगा आपको 56 देखो ये रहा है ना 56, और इसके ऊपर है ये रहा स्ट्रोनियम, फिर उसके ऊपर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है बेरिलियम। तो इनके कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, इसका हो जाएगा 2 2, इसका हो जाएगा 2 8 2, तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इन सब के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री। तो वैसे बेरियम के भी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, समझे नहीं समझे, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपको सिखाया 2 8 8 18 से डिवाइड करना, और ये कर नहीं पाओ, मतलब 18 के बाद फिर 56 कैसे ला पाओगे आप ही सोचो। तो इसके लास्ट में 2 होते हैं, उसका एक दूसरा तरीका होता है, वो सीनियर क्लास में आप सीखोगे 11th क्लास में, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि बेरियम उन्हीं के ग्रुप का है, किनके मैग्नीशियम वाले के, मैग्नीशियम कैल्शियम या बेरियम जो भी था, तो उनके लास्ट में 2 आता है, इसके भी लास्ट में 2 ही आएगा, ठीक है। अब इसका ऑक्सीजन पे भी 2 और 6 होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होती है। इसके भी लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, तो ये एक बेरियम एक ऑक्साइड को ले लेगा, तो ये बन जाएगा बेरियम ऑक्साइड, समझे नहीं समझे। ऐसे अगर मैग्नीशियम का भी होता तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, बिसाइड्स गैलियम व्हिच अदर एलिमेंट्स हैव सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाय मेंडलीफ इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो सही बात है, हमने थ्योरी में पढ़ा कि मेंडलीफ ने क्या अच्छी बात कही थी कि और एलिमेंट डिस्कवर होंगे। जब डिस्कवर होंगे तो इसने जगह छोड़ी थी, खालिस्तान छोड़े थे। जब खालिस्तान छोड़े थे तो उसके बाद कौन से एलिमेंट्स आए थे, ये भी मैंने करवाया था नोट्स में, देखो ये रहा। इसके बाद कौन कौन से आए थे, एक आया था गैलियम, जर्मेनियम और स्कैडियम। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि गैलियम के अलावा कौन कौन आए थे, तो एक लिख देना जर्मेनियम जो कि 32 पे आता है, और एक है स्कैडियम जो कि आता है 21 पे, ठीक है। स्कैडियम ये मैंने नोट्स में लिखवा रखे थे, स्कैडियम और जर्मेनियम, बाकी गैलियम के अलावा पूछा था, तो ठीक है। तो ये कर देना। अगला क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। ये भी मैंने नोट्स में करवा दिया था, बताओ किसका अपनाया था, अगर आपने पढ़ा है तो। सही बोला कुछ लड़कों ने, जिन्होंने पढ़ रखा उन्होंने सही बोला। उसने कैसा अपनाया था, ये मैंने नोट्स में भी लिखवा रखा है। ही अरेंज एलिमेंट्स विद देयर इंक्रीजिंग मास। तो उन्होंने क्या करा था कि उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में लगाया था। किसमें लगाया था, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में, ठीक है। यही दोनों साइंटिस्ट भी कर रहे थे, जिससे पहले थे न्यूलैंड्स थे हो गए, जैसे इससे पहले जो आए थे डॉबेराइनर, इन तीनों ही ने इवन किसमें लगाया था, इनके बढ़ते मास में। मगर मुझे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी जिन्होंने मोस्टली उन्होंने गलती नहीं करी थी, तभी तो वो जीनियस हो गए, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे। अगला है क्वेश्चन, देखिए मैं स्क्रीन पे आ गया। व्हाट डू यू थिंक द नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप।
हिंदी वाले भी देख लेंगे। तो देखो क्यों रखा गया। अगर मैं बात करूं मेंडलीफ लास्ट साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी थ्योरी दी, सही बात। तो मेंडलीफ की अगर आप पूरी पीरियोडिक टेबल देखोगे, सही से देखो, ये पीरियोडिक टेबल देखोगे, इसमें कोई भी नोबल गैस नहीं है। अगर आप सही से देख रहे हो तो नोबल गैस का मतलब है हीलियम, नियॉन, जितने का भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जो भी है ना एलिमेंट जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो इनमें आपको दिख ही नहीं रही है नोबल गैस। तो इसीलिए उस टाइम तक क्या है कि नोबल गैस हमें नहीं पता थे। जब ये आगे बढ़ा सिलसिला, जब नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने मूसले साहब, उन्होंने क्या करा, इन्हें सेपरेट रखा। वो सेपरेट इसलिए रखा क्योंकि जब इनकी प्रॉपर्टी देखे ना, इनके गुणधर्म देखे, तो वो सबसे अलग थे। वो क्या थे? सबसे अलग थे। ये रिएक्ट ही नहीं करते थे किसी से, अक्रिय थे, नॉन रिएक्टिव थे एलिमेंट। कैसे थे? नॉन रिएक्टिव। इसीलिए इन्हें सेपरेट जगह दी। इसीलिए इन्हें कैसे दी? सेपरेट जगह दी। तो अगर क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इन्हें सेपरेट जगह क्यों मिली, तो क्यों मिली सेपरेट जगह? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव थे, रिएक्ट ही नहीं करे। ये जितने भी दिए थे ना मेंडलीफ ने, ये जितनी भी सारणी बनाई, ये सारे रिएक्टिव एलिमेंट के लिए बनाई थी। ये नॉन रिएक्टिव थे, ये अक्रिय थे, ठीक है। इसीलिए इन्हें सेपरेट जगह मिली। और इनकी जो प्रॉपर्टी थी, गुणधर्म, वो भी सबसे अलग थी। इस वजह से इन्हें अलग रखा। समझे नहीं समझे? देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैं दिखा देता हूँ। ये रहा देखो, नोबल गैस, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, समझे, जिनॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, ये सारे नोबल गैस है। इन्हें अलग इसलिए रखा क्योंकि इनकी पीरियड प्रॉपर्टी अलग थी, तो इन्हें अलग रखो, तो इसीलिए इन्हें अलग ग्रुप मिला था, ठीक है। तो इसका आंसर लिख लेंगे बना के। तो ये लास्ट इंडेक्स के क्वेश्चन है, तो चलो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। लिखा हुआ देखो, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, रिमूव वेरियस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। हिंदी वाले भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले तो मेंडलीफ याद रखना, वो लास्ट वाला था। तो लास्ट वाले ने क्या कहा था, गलती क्या करी थी बताओ? वेरी गुड, अगर नोट्स पढ़े तो आपको याद होगा। क्या कहा था कि उन्होंने हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो फिक्स नहीं कर पाए थे। वेरी गुड, हाइड्रोजन फिक्स नहीं कर पाए थे। तो ये कमी थी बहुत बड़ी, जो कि दूर हुई थी किसके? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। तो लिख लेना है, ठीक है। नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज द बेसिस फॉर योर चॉइस। तो ये बताना मैं हिंदी वाले भी देखने की कोशिश करता हूं, फिर मैं आपको लॉजिक और आंसर दूंगा इसका। मैग्नीशियम की तरह बोल रहा है ना, मैग्नीशियम ये। तो मैग्नीशियम वाले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है, सब इसी की तरह प्रॉपर्टी बिहेव करेंगे, सब इसी की तरह केमिकल रिएक्शन बिहेव करेंगे। समझे नहीं समझे? अब इसका प्रॉपर्टी का आधार क्या होता है मैं समझा देता हूँ। कि बेरिलियम की अगर मैं बात करूंगा, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करूँ 2, सही बात है। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, जो कि 12वें पे आता है, 282, सही। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, 2882, क्योंकि ये 20 नंबर पे आता है। एक चीज कॉमन देख रहे हो कि लास्ट सेल में कितने आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यही बेसिस है कि ये सारे की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। और हमारा बेसिस क्या बोल दोगे कि इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है? 2। तो ऐसे लिख लेंगे कि इसकी वैलेंसी है 2, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, ठीक है। ऐसे बनाकर लिख लेंगे अच्छे से, ठीक है। ये कर लोगे ना, ये कर लेना। इसकी संयोजकता सेम है, इस वजह से। नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन किस में होता है? तो सबसे पहले तो मैंने आपको 20 एलिमेंट याद करा रखे हैं बिल्कुल इजी तरीके से, 4th चैप्टर के बेसिक में। तो वो याद कर लोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन किस किस में होता है मैं दिखा दूं पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रोजन के पास होता है, लिथियम के पास होता है, सोडियम के पास होता है, पोटेशियम के पास होता है, इन सब के पास होता है, ठीक है। अब इनका तरीका कैसे होता है? 2-1, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करूँ 3 पैरा लिथियम। सोडियम की करूँ 11वें पे आता है 281, और अगर पोटेशियम की बात करूं तो इसका आता है 2881। आता नहीं आता? तो सबके जो आउटर सेल में वो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसकी संयोजकता कितनी है? 1 है। मतलब इनका वैलेंसी कितनी है? 1 है। तो इसी वजह से 1 इलेक्ट्रॉन वाले कौन कौन से हो जाएंगे? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको आना चाहिए, मैंने बेसिक में करवा रखा, वहीं पे ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। बी पार्ट है 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर सेल। तो 2 इलेक्ट्रॉन वाले उसके बाद वाले कर दो सारे। मतलब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद है? याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? 2 8 8 18, सही बात। तो कह रहा आउटर सेल में 2 हो, तो आउटर सेल में किसके 2 होता है बताओ? एक तो हीलियम हो गया। इस वाले सेल में 2 किसके होगा? देखो 2 और 2 4, सही बात। 2 और 2 4, चौथे पे कौन सा, 4th नंबर पे कौन सा एलिमेंट आएगा बताओ? बेरिलियम, वेरी गुड। और इसमें फिर 2 आने चाहिए, तो मतलब 2 8 फिर 2, मतलब 12। 12 पे कौन आएगा? मैग्नीशियम, वेरी गुड। फिर इसमें आने चाहिए 2, इसमें कौन आएगा बताओ? 20 नंबर पे कौन आएगा? कैल्शियम। तो ये सारे एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। हीलियम हो गया, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। तो ये सारे सिमिलर प्रॉपर्टी के हैं, सिमिलर गुणधर्म हो गए इनके, ठीक है। कर लेना अच्छे से। अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, देखो इसी का पार्ट है। 3 एलिमेंट विद फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स, मतलब 3 एलिमेंट बताना जिसके पूरे फिल्ड हो। तो सबसे पहले शेल देखो क्या होगा? के। दोबारा से इसी पे आ जाओ। 2 8 8 18, ये के शेल, एल शेल, एम शेल, के एल एम एन, ये सेल होते हैं हमारे। तो लिथियम का आ जाएगा 2-1, क्योंकि 3rd पे आता है। अगला कौन है? सोडियम, जो कि 11 पे आता है, 281। अगला कौन है? पोटेशियम, जो कि 19 पे आता है। इसका करोगे 2881। तो जो इनकी वैलेंसी है, चेक कर लेना, वैलेंसी है वो क्या है? सेम है। तो यही सिमिलर प्रॉपर्टी इसी को बनाकर लिख देंगे 1-2 लाइन में, ठीक है। मैंने बता दिया है, अब बाकी तुम लगा। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, वो ये कह रहा है कि हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिव डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन। हिंदी वाले में देख लेंगे हीलियम और नियॉन में। तो हीलियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करूं तो देखो 2 नंबर पर इसका मतलब 2 आ जाएगा पहले सेल में। इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करूं तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं तो नियॉन का, तो इसका आ जाएगा 2 और 8 पे आ रहा है। अब इन दोनों में कोई समानता देख रहे हो क्या? वेरी गुड। अगर किसी को दिख गया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं दिखा तो देखो मैं समझाता हूँ। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें एक ही सेल है जो कि के सेल है। कितने सेल है? इसमें भी 2 सेल है, के और एल, ठीक।
तो जब 2 शेल हो गए, इसके लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम और 8 ही भर रखे, इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 और 2 ही भर रखे। तो इसका मतलब इन दोनों का जो आउटर शेल है जो कि लास्ट का शेल है वो कैसा है, फुलफिल है, भरा हुआ, पूर्ण है, हिंदी वाले का पूर्ण है। तो ऐसे बोल दोगे कि इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है जो कि क्या है कि इनके जो आउटर शेल है वो क्या है, फुल कंप्लीट है, फुलफिल है, क्या है, फुलफिल, भरे हुए हैं पूरे। ठीक है, तो आंसर कर देंगे। तो इसका 5th नंबर क्वेश्चन है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हिच आर द मेटल अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ, जिसके लास्ट में, क्या बताने जा रहा हूँ, जिसके लास्ट में एक धातु, क्या होंगे, धातु मतलब मेटल, और जिसके लास्ट में 4, 5, 6 और 7 आ जाए वो क्या हो जाएंगे, अधातु। और फिर बोलोगे भैया लास्ट में तो एक चीज और रह गया, 8 वाला क्या होगा, तो 8 वाला हो जाता है गैस, क्या हो जाता है, गैस। अब हमारे 10 एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, ये तो कंफर्म है कि भैया ये धातु नहीं होगा, जिस क्वेश्चन में पूछ रहा हूं ये मेटल नहीं होगा, ठीक है, ये भी मेटल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 4, 5, 6, 7 आए वो नहीं होगा, और जिसके लास्ट आए वो तो कतई नहीं होगा क्योंकि वो गैस है। तो इसमें मेटल बताना है, तो मेटल इसमें से कौन कौन से होंगे। अब ये फंस गए हमारे, ये वाले कौन से वाले, ये वाले। अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोजन को किसमें रख रखा है, गैस में, ठीक है, नॉन मेटल में, मतलब कि नॉन मेटल। हीलियम को भी किसमें रख रखा है इन्होंने, हीलियम भी होता है एक तरीके का गैस। अब बोलोगे भैया गैस तो आप बता रहे हो कि जिसके 8 है लास्ट में, इसके भी लास्ट में आता है 2, 2 का मतलब है ये फुलफिल है, क्या ये फुलफिल है, भरा हुआ इसका आउटर सेल, और जब आउटर सेल भरा हुआ इसका मतलब वो गैस है, जरूरी नहीं है 8 से, पहले वाला शेल के 2 से नहीं भरा हुआ रहता है, इसलिए ये भी गैस है, तो ये भी नहीं होगा मेटल, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, गैस है। अब ये 3 फंस गए बेचारे, कौन, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। तो लिथियम मेटल होता है, बेरिलियम मेटल होता है, और बोरोन मेटल नहीं होता, बोरोन होता है मेटलॉइड, मतलब कि उपधातु। ये देखो जो बोरोन है ना, ये पिंक से कर रखा, तो पिंक का मतलब है उपधातु, क्या है, मेटलॉइड, उपधातु, इसीलिए ये होता है। तो अगर सवाल पूछ लिया कि कौन कौन मेटल है, तो लिथियम और बेरिलियम ये दोनों मेटल है, ठीक है, इसका आंसर करें। कंसीडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर। तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा, नीचे जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। टू राइट जाते हैं, क्या, लेफ्ट टू राइट, कौन से सारे मेटल नहीं है, हरे हरे मेटल ही तो होते हैं, मतलब धातु होते हैं, और राइट पे कौन से होते हैं, अधातु होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने से तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे मेटल है और यहाँ पे नॉन मेटल है, यहाँ पे धातु है, यहाँ पे अधातु है, तो लेफ्ट टू राइट जाने से, बाएं से दाएं जाने पे क्या होना चाहिए, मेटल की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, घट रही है। सही बात, घट रही है नहीं घट रही, सवाल का जवाब देना, घट रही नहीं घट रही। तो इसका मतलब जो गैलियम है और जर्मेनियम है, आर्सेनिक है और ये सेलेनियम है, इनमें सबसे ज्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी किसकी होने वाली है, बेरिलियम की, बिल्कुल सही। अच्छा अगर इन्हीं चारों में से पूछ लेता तो गैलियम की। इसे निकालने का तरीका यही होता है, अगर मैं तुम्हें लॉजिक बता दूं, जैसे 2, 8, 8 और 18 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, करते नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वो उतना ही अधातु होता जाएगा। क्या बोला, जितने लास्ट में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतने अधातु होता जाएगा। अगर मैं बात करूंगा सोडियम और मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, आएगा नहीं आएगा, और मैग्नीशियम के कितना आएगा, 2। तो इन दोनों में से ज्यादा मेटालिक कौन होने वाला है, ज्यादा धातुविक कौन होने वाला है, 1 वाला, कम वाला, इसमें कम इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले सेल में। तो लास्ट वाले सेल में जितने कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही वो धातु ज्यादा होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, खत्म। अब करेंगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए हम तैयार हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हिंदी वाले भी समझे, ठीक है। रॉन्ग कौन सी स्टेटमेंट इनमें से, तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक, ये तो सही बात है, अभी भी बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि मेटेलिक पावर तो कम होती है, ठीक है, पहला ऑप्शन आप भी देख लेना। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ये भी सही बताया, मतलब ये तो सही है बिल्कुल कि अगर हम लेफ्ट टू राइट देंगे तो नंबर ऑफ, क्या देख लेना। और देन एटम लॉस देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, ये भी सही बात है, ये भी मैंने टॉपिक्स में कवर करवाया। तो लास्ट वाला, द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, अच्छा ये नहीं कराया मैंने, ये नहीं कराया, मगर ये तीनों तो कराए। जब ये तीनों करा रखे और आपको पता है कि ये तीनों ठीक है, तो ऑटोमेटिकली चौथा क्या होगा, फोर्थ वाला क्या होगा, गलत होगा। तो यही है गलत, ठीक है। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि जो चीज आपको पता है उसे राइट करके, जो नहीं पता वो ऑटोमेटिक गलत होगा फिर, अगर आपको सही पता है। तो यही केबीसी में करते हैं सारे, ठीक है। तो इसे ये फेवरेट मेथड होता है कई सारों का, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इसे। तो इसका डी आंसर ठीक हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे ध्यान से, एलिमेंट एक्स फॉर्म अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2, ठीक है, विच इज अ सॉलिड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्स वुड मोस्ट लाइकली टू बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज, ठीक है। ये मैग्नीशियम, सोडियम या फिर एल्युमिनियम में सिलिकॉन। तो क्या करना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या है, 2, 8, 7, इसे मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि इसका कंप्लीट हो जाए। Na का ऑक्साइड, तो Na आएगा +1 लास्ट में और Cl आएगा -1, तो ये दोनों एक एक बना के NaCl हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। Mg की मैं बात करूं, Mg का होता है +2, Cl का होगा -1। तो अगर एक Mg है तो Cl को कितने लाना होगा, एक और नहीं लाना होगा क्या, एक और Cl लाऊंगा तभी तो 2 माइनस का हो जाएगा Cl, और Mg प्लस का 2 है, तो अब ये ठीक है। तो MgCl2। अगर ये तीसरे की बात करूंगा तो Al और Cl, अगर Cl का -1 होता है, इसका +3 होता है, ठीक है। 13वें नंबर पर आता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो एक और बढ़ाना होगा, एक और बढ़ाना होगा। अब ये कंप्लीट होंगे, इसका मतलब AlCl3, ये करेक्ट फार्मूला होगा। और फोर्थ वाले का क्या हो जाएगा, सिलिकॉन Cl, सर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है।
हैज टू कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। तो दोनों सेल पहले तो कंप्लीट हो और भरे हुए, ऐसे कौन से हीलियम होगा और नियॉन हो जाए, ठीक है, हीलियम और नियॉन। नंबर पे आएगा 10वें पे आएगा तो 28। अगला देखो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 मतलब कि 12 मैग्नीशियम, ठीक है। टोटल सेल कह रहा है टोटल कितने सेल होने चाहिए 3 विद 4 इन इट्स वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में कितना हो 4 हो, तो इसका मतलब पहले 2 कंप्लीट है, और तीसरे वाले सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहले 2 को कंप्लीट कर दो, और देखो 14 हो गया। 14 नंबर पे कौन आता है बताओ, सिलिकॉन, बिल्कुल सही है। अ टोटल ऑफ 2 सेल, इस बार कितने सेल है 2 सेल विद 3 इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंस सेल। इस बार वैलेंस सेल में क्या कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 2 ही सेल है, तो 1 और 2, देखो दूसरे और 2 सेल हो गए टोटल, तो कितना हो गया 5, और 5 पे कौन आता है बताओ, बोरोन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड सेल, कि ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड सेल, की जो दूसरे सेल में वो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डबल होने चाहिए, किससे, पहले इलेक्ट्रॉन से। तो पहले में मान लो 2 ही आएगा मैक्सिमम, तो दूसरे में कौन आएगा 4, या फिर पहले में 1 आया तो दूसरे में आएगा 2, मगर ऐसा तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो ये ठीक है, ठीक है, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम, सेम कॉलम का मतलब खड़ी लाइन की बड़ी लाइन, खड़ी लाइन ऑफ द पीरियड टेबल एज अ बोरोन हैव इन कॉमन। तो कह रहा है जो बोरोन है उसके स्तंभ में मतलब खड़ी लाइन में कौन सी प्रॉपर्टी है जो सेम होगी, तो सबसे पहले बोरोन को पकड़ो। बोरोन का नंबर बताओ कितना आता है, कौन से नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, तो बोरोन देखो 5 नंबर पे आएगा। बोरोन कितने पे आता है 5 नंबर पे। 2 और 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 3 आ गए, मतलब जितने भी बाकी 3 इलेक्ट्रॉन वाले होंगे वो ये कुछ होगा, देखो 2 8 3, सही बात। ये आ गया 13, और 13 पर क्या आता है एल्युमिनियम आता है, तो एल्युमिनियम और इसकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो ये सारे की संयोजकता क्या होगी, मतलब वैलेंसी क्या होगी, सेम होगी, तो संयोजकता सेम होगी, प्रॉपर्टी इनकी सेम होगी संयोजकता वाली, ठीक है, ये लिख देंगे। अगर देखो व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज द फ्लोरीन हैव इन कॉमन। फ्लोरीन क्वेश्चन देख लेंगे इस बार, किसके लिए बताना है, फ्लोरीन के लिए। तो फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है बताओ, 9 नंबर पे, 9 के लिए करो 2 और 7, तो 7। अब जो इसके कॉलम वाले होंगे वो बिल्कुल कॉलम लेना, खड़ी लाइन, ठीक है, कैसे लेनी खड़ी लाइन, तो इस 17 नंबर पे कौन आता है क्लोरीन, तो क्लोरीन आने वाला है, तो क्लोरीन और इनकी संयोजकता क्या होगी, देखो सेम है ना, सेम है नहीं है संयोजकता, तो इनकी संयोजकता जो बैलेंसी होगी वो क्या होगी सेम, यही प्रॉपर्टी होगी, यही दोनों क्या होंगे अधातु होंगे, ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी इनकी क्या होंगे अधातु होंगे, ठीक है, नॉन मेटल होंगे, जैसे कि देखो मैं दिखा भी देता हूँ। और ये रहा क्लोरीन, ये दोनों नॉन मेटल, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, क्या 287 में पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, तो एटॉमिक नंबर बता दो कितना होगा, 2 और 8 कितना 10 और 7 17, 17 पे 17 होगा एटॉमिक नंबर, तो परमाणु संख्या बता देंगे हिंदी वाले, ठीक है, तो 17 हो जाएगा। और ये कौन सा एलिमेंट होगा ये भी बता दो, यहीं से एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर, तो केमिक समानता वही, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो सबसे पहले इसका, तो 2 5 इसका निकालोगे 2 7 इसका निकालोगे 2 8 5 इसका निकालोगे 2 8 8 कितने 7 इलेक्ट्रॉन, इसके कितने 7, तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी जो संयोजकता होगी वो क्या होगी, जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी सेम होगी, तो इनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी सेम होगी, ये बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं। ऑफ द 3 एलिमेंट ए बी सी, ग्रुप 16 और ग्रुप 17, तो लेना ए बी सी और कुछ गैप छोड़ दिया है, एक एलिमेंट बी है जो कि ग्रुप 16 में रखा हुआ है, और एक 2 एलिमेंट है ए और सी जो कि ग्रुप 17 में रखा है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेट वेदर ए इज अ मेटल और नॉन मेटल, हिंदी में भी समझ लेना कि पूछ रहा है पहले वाले क्वेश्चन में कि ए जो है वो नॉन मेटल है या मेटल है। तो सबसे पहले तो ग्रुप देख लो कितने पे 17, 17 का मतलब है बिल्कुल लास्ट में, कितने लास्ट में, तो जब लास्ट में होगा तो आपको क्या लग रहा है कि क्या होना जैसे नॉन मेटल। ये देखो फ्लोरीन इज अ मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, ए रिएक्टिव होगा या लेस रिएक्टिव होगा, तो देखो ग्रुप 17 की बात ही चल रही है, और ग्रुप 17 में हमने देखा जैसा कि अभी ऊपर फ्लोरीन था फिर क्लोरीन था, तो हम इन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, ऊपर से जब भी हम नीचे जाते हैं ना, याद रखना कैसे ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, कैसे टॉप टू बॉटम, तो जो रिएक्टिविटी होती है वो घटती है, क्या होती है वो कम होती है रिएक्टिविटी। तो तुम्हें क्या लग रहा है ए ज्यादा रिएक्टिव होगा कि सी, ए समझे नहीं समझे, तो ए इज मोर रिएक्टिव देन सी, ये आंसर कर देंगे। तो ए की जो भी क्रियाशीलता होगी वो सी से क्या होगी ज्यादा होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे क्रियाशीलता घटती है, क्या होती है घटती है, तो ऊपर वाले की सबसे ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, तो सबसे ज्यादा किसकी क्रियाशीलता होनी चाहिए ए की, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी,
तो वो बी से पूछ रहा है सी लार्जर होगा कि स्मॉलर होगा, तो आप ये देख लो ना, ये 16 का ये 17 का, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ये। हमेशा याद रखना जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, लेफ्ट टू राइट, तो साइज क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, साइज घटता है, क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, ये मैंने नोट्स में लिखाया था। तो इसका साइज ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू सी से, ठीक है, तो एज कम्पेयर टू सी से, तो इसका आंसर कर देंगे विच, ये मैंने नोट्स में लिखवाया था वैसे, जब साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा, तो बी का साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू सी। विच टाइप ऑफ आयन, केटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए, तो क्या रहा है कि ए के थ्रू कौन सा एनायन बनेगा, केटायन बनेगा या एनायन बनेगा। तो सबसे पहले तो केटायन और एनायन की डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए, उसके बाद आप आंसर कर दोगे। तो एनायन क्या होता है बताओ, है कि एनायन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला, क्या, और केटायन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो ये जो आ रहा है 17 ग्रुप में लाई कर रहा है ए एलिमेंट, तो या तो फ्लोरीन ले लो या फिर क्लोरीन ले लो, दोनों की अगर आप संयोजकता निकालोगे तो लास्ट में कितनी आएगी, इनकी संयोजकता क्या आएगी लास्ट वाले में, 7 इलेक्ट्रॉन, कितने आएंगे, 7। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले होंगे, क्या होंगे, लेने वाले, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या कहलाएगा, केटायन, और केटायन को हिंदी में क्या कहेंगे, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक कहलाएंगे, ठीक है, ए ऋणात्मक कहलाएगा। तो चलो अगले क्वेश्चन को देखिए, ये है देखो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 दे रखा है एंड फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, बिलोंग ग्रुप 15, दोनों कहां से बिलोंग करते हैं, 15 ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाले, और वाई। तो सबसे पहले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ऋण विद्युत, हिंदी में क्या कहते हैं, ऋण विद्युत। तो बताओ, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, देखो इसका साइज कुछ ऐसा होगा नाइट्रोजन का, और इसका 3 होंगे, 3 सेल होंगे, ठीक है। तो जब 3 सेल होंगे, तो मैंने थ्योरी में पढ़ा रखा है, नोट्स में लिखवा रखा है, जितना ज्यादा सेल बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा वीक होता जाएगा, क्या होता जाएगा, वीक। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि फास्फोरस वीक होगा या फिर नाइट्रोजन वीक होगा, तो बोलोगे भैया फास्फोरस, क्योंकि इसमें 3 सेल है। जब 3 सेल आ गए और ये वीक हो गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन हो जाएगा जल्दी से, नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन ले सकता है इलेक्ट्रॉन जल्दी से, ले सकता है नहीं ले सकता इलेक्ट्रॉन जल्दी से, क्योंकि इसका कम सेल है, ठीक है, तो ये लेगा, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। और ये भी याद रखना कि जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो घटती है, क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जो टॉप पे रहता है उसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इस हिसाब से। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हिंदी वाले भी देख लेंगे। तो ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं उससे क्या रिलेट करवाओगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है। तो सबसे पहले याद रखना, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारी चीजों की नॉलेज देता है कि ये धातु है, अधातु है, ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है, ये कौन सा गुण है, मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताता है वो 2 चीजों के बारे में बताता है, वो ये रहा देखो, एक समूह के बारे में और एक आवर्त के बारे में। इंग्लिश वाले देख लेना, ग्रुप के बारे में और पीरियड्स के बारे में। और मॉडर्न की अगर मैं बात करूं तो मैंने याद करना सिखा रखा था, अगर आपने नोट्स देखा हो, ठीक है। तो 18 ग्रुप होते हैं और 7 क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई तत्व लूं, जैसे तत्व ले लिया मैंने बेरिलियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो आपका करोगे 2 और 2, सही बात, 2 और 2। अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन का करूं 2 और 6, अगर उसके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो हमें ग्रुप की नॉलेज देंगे। किसकी नॉलेज देंगे, अभी भी मैंने क्या रिपीट करा, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट में इलेक्ट्रॉन का मतलब संयोजकता, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें बताएंगे कि वो कौन से ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल इसके लास्ट में वैलेंस क्या आ गया, 2, तो ये दूसरे ग्रुप में होगा बेरिलियम, देखो दिख भी रहा है दूसरे ग्रुप में। इसके लास्ट में कितना आ गया, बोलेगे 6, तो भैया इसे तो 6 में छठे ग्रुप से होना चाहिए, मगर ये छठे ग्रुप से नहीं होगा, क्योंकि आपके में 13 से लेकर 12 तक ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये समझ लो। अभी आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो आप ये समझ लो कि 3 से लेकर 12 तक ये ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। साइड में लिख लेना कहीं कॉपी पे कि 3 से 12 तक एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो फिर भैया ये तो 6, जब आप बोल रहे हो 3 से 12 तक एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो 6 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें 10 जोड़ दो फिर, तो मतलब 6 का मतलब क्या है कि 16, तो ये 16वें ग्रुप से वो करेगा बिलोंग, समझे नहीं समझे। अच्छा एक कोई भी रैंडमली एग्जांपल ले लो, जैसे मैग्नीशियम का करो 2 8 2 आया, तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, दूसरे, देखो कर भी रहा है, लास्ट में वैलेंस ग्रुप बताता मैं। और अगर मैं यही दूसरा एग्जांपल ले लो, कोई भी ले लो, 16 ले लिया मैंने, सल्फर का करो, सल्फर क्या अभी तो लेता मैंने 16। ऑर्गन ले लो 2 8 8, यही तो होगा ऑर्गन, 18, 8 दूनी 16 तो 18, सही बात। लास्ट में क्या आ रहा है 8, मतलब ये 8वें ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए, मगर मैंने क्या किया 3 से 12 के बीच में तो ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब इसमें 10 जोड़ो कितना आ जाएगा 18, मतलब ये 18वें ग्रुप से बिलोंग करेगा। देखो 18वां ग्रुप है, ये रहा इसका 18वां ग्रुप है ना, ग्रुप को हिंदी वाले लिख लेंगे समूह, ठीक है। तो 18वें समूह से तो हमें बेसिकली नॉलेज देता है ग्रुप के बारे में। और जो दूसरी चीज है वो है पीरियड्स, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हमें पीरियड्स को बताता है, आवर्त को बताता है। आवर्त कैसे निकालेंगे ये समझ लो। आवर्त देखो कि इसमें कितने सेल आए, 1 और 2 सेल है, तो दूसरे आवर्त से होगा बेरिलियम, देखो दूसरे आवर्त से आ गया ना, ये रहा। इसमें चेक करो कितने सेल आए थे, ये वाले ऑक्सीजन वाले में देखो 2 और 6 है ना, तो इसमें कितने सेल आए 1 और 2, तो ये भी दूसरे ही पीरियड से बिलोंग करेगा, देखो कर रहा है ना। ऐसे अगर एग्जांपल ले लो मैं मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम में 3 सेल आएंगे 2 8 और 2, तो आगे ना 3 सेल 1 2 3, तो तीसरे पीरियड से बिलोंग करेगा। ऐसे अगर मैं सल्फर का ले लूं तो सल्फर आता है 16 पे 2 8 6, तो ये कितने सेल आ गए 3, तो ये तीसरे पीरियड से बिलोंग करेगा। तो समझे, तो हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसिक सी नॉलेज देता है ग्रुप
और पीरियड्स के बारे में। किसके बारे में? ग्रुप और पीरियड्स के बारे में। तो यही लिख देंगे एग्जाम में कि इट विल गिव द नॉलेज अबाउट पीरियड्स एंड ग्रुप। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिस्ट 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स। तो ऐसे लिख देंगे कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी उसमें कितने ग्रुप रखता है ये 18 और पीरियड कितने रखता है 7। तो यही क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखेंगे कि हमें नॉलेज देता है समूह और आवर्त के बारे में, ग्रुप और पीरियड्स के बारे में, जो कि मॉडर्न में है 18 ग्रुप है और 7 पीरियड्स है। ये मैंने लिख दिया है, ठीक है, ये नोट्स में करवाया था। तो ऐसे आंसर कर देंगे। आई होप समझ में आया होगा। तो देखो अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पढ़ देता हूं मैं। नोवा क्वेश्चन है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 12, 19, 21 और 38, व्हिच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिजेंबलिंग कैल्शियम। तो हिंदी वाले भी समझ लेंगे। आधुनिक ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो सबसे पहले कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालो, 2, 8, 8 और 2, क्योंकि 20 पे आएगा। तो इसके लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। अब ऐसे अब इनका जब करोगे ना तो जो 12 नंबर पे आएगा उसका भी देखना 2, 8 और 2 आएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा इसका भी। और मैंने ये शुरू में बता दिया है कि जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उन्हीं की प्रॉपर्टी मैच होगी, उन्हीं के गुणधर्म मैच होंगे, उन्हीं की भौतिक गुणधर्म मैच होंगे और रासायनिक गुणधर्म मैच होंगे। तो इससे कौन सिमिलर होगा? बिल्कुल वो होगा कैल्शियम से सिमिलर कौन होगा? मैग्नीशियम। ये 12 नंबर वाला, 12 नंबर वाला हमें पता है मैग्नीशियम, तो इसका आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, कर देंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की अवस्था की तुलना कीजिए। यार तुलना क्या करना, 3 पॉइंट लिख देना जो नोट्स में लिखवाए भाई, ठीक है। यही लिख देना कि देखो सबसे पहली बात तो यही कि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी उसने एटॉमिक नंबर से लगाया था और मेंडलीव ने किससे लगाया था? एटॉमिक मास से। तो पहली गलती तो यही हो गई थी, मतलब जो सुधार हुआ था। और दूसरी चीज में ये लिख देना कि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तो उसमें कितने ग्रुप बने? 18। उसमें कितने थे? 8। और पीरियड्स कितने बने इसमें? वो 7। उसमें कितने थे? 6। तभी तो उनके गाड़ी का नंबर मैंने लिखवाया था, ठीक है। ऐसे लिख देना, और भी कुछ लिख सकोगे तो लिख देना, ठीक है। यही तो सबसे बड़ी मेन बात थी, और कुछ नहीं। 2 ही कमी लिख दो, एक वर्टिकल और इसके बारे में लिख दो, बस बहुत है। तो ये चैप्टर हो गया समाप्त। आई होप समझ में आया होगा आपके। अच्छा देखो, कुछ भी डाउट हुआ तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बता देना। इससे क्या होगा कि मैं एक दिन डाउट क्लास लूंगा, जब सारे में चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, अपलोड कर दूंगा, फिर मैं उसमें आपके डाउट क्लियर करूंगा जितने भी चैप्टर्स के आएंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ो, खाओ, पियो, मस्त सो जाओ, ठीक है। चलो बाय।